हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो चैप्टर करने वाले दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सो बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? बायो और टेक्नोलॉजी अलग अलग टर्म्स को तोड़ो। बायो का मतलब होता है लिविंग, टेक्नोलॉजी का मतलब है यूजिंग ऑफ टेक्निक्स और समथिंग एल्स। सो बायो और टेक्निक्स का कैसे लिंक होता है? बायो मतलब हम कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे, किसी टेक्निक की तरफ उसको कोई मॉडिफाई करेंगे और ऐसी चीज़ में उसको यूज़ करेंगे लाइक ह्यूमंस के लिए जो यूज़फुल हो ऐसी चीज़ बनाने में उनका यूज़ करेंगे। सो अब हम थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। पेन ले लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि हम ऐसी कोई टेक्निक यूज़ करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करें या फिर उसका कोई एंजाइम यूज़ करें ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि यूज़फुल हो, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो। इन दिस सेंस मेकिंग अ कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल माइक्रो mediated processes could also be thought as a form of biotechnology। कहते इस हिसाब से तो अब हम जो कर्ड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वो भी तो बायोटेक्नोलॉजी होगी। अगर आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि कर्ड कर्ड हम लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनाते हैं, ब्रेड हम ईस्ट सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी से और वाइन भी सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी से बनाते हैं। तो ये सब कुछ भी तो एक हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी हुई। तो हाँ, कह सकते हैं बिकॉज हम इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो येस, दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। आज के टाइम में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ होती है, ठीक है, टू रेफर टू सच ऑफ दोज पर्पसेस विच यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव द सेम ऑन द लार्जर स्केल। आज के टाइम में क्या होता है कि हम पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ करने की जगह उसको थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो और एडवांस हो सके, ठीक है, और उसको ही हम लार्जर स्केल में उसकी प्रोडक्शन करते हैं। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा और भी प्रोसेसेस और टेक्निक्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबी synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine, correcting a defective gene, all are the part of biotechnology। आजकल जो IVF टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स चलते हैं वो भी, और उसके बाद DNA वैक्सीन बनाना, ठीक है, और करेक्ट करना एक डिफेक्टिव जीन को, यही सब पार्ट है आजकल बायोटेक्नोलॉजी का। The European Federation of Biotechnology, that is EFB, has given a definite biotechnology that encompasses both traditional view and a modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट स्टैंड्स फॉर EFB ने एक अलग डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके हिसाब से उसने दोनों लाइक ट्रेडिशनल व्यू भी साथ में लिया है, साथ में मॉडर्न व्यू भी लिया है। कि ट्रेडिशनल व्यू में आपको पता है पूरा ही ऑर्गेनिज्म यूज़ होता था, और मॉडर्न व्यू में हम उसको थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो थोड़ा और एडवांस हो जाए, ठीक है। मतलब इसकी हिसाब से उन्होंने एक EFB ने एक डेफिनेशन बनाई है दैट इज़ फॉर बायोटेक्नोलॉजी। जो डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। ऐसी इंटीग्रेशन करना नेचुरल साइंस की और ऑर्गेनिजम्स की, सेल्स की, उसके पार्ट्स की, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स की, ताकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम सर्विसेज में उसको यूज़ कर सके। दैट इज़ एक्चुअली द बायोटेक्नोलॉजी। सो सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। अमंग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, ठीक है। काफ़ी टेक्निक में जो दो मेन टेक्निक्स है वो ये दोनों है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA फिर RNA। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑल्टर करते हैं केमिस्ट्री जेनेटिक मटेरियल की। किसी को थोड़ा सा जैसे DNA हो, RNA हो, उसको थोड़ा सा हम ऑल्टर करते हैं टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक मान लो ये है एक हमारा
ये डीएनए तो नहीं लग रहा है, हमें प्योर सर्कल चाहिए। सो दिस इज़ अ प्योर सर्कल। इसके अंदर एक और, ओ गॉड, वाह क्या सर्कल है। ठीक है, सपोज इससे मान लेते हैं कि ये पूरा एक डीएनए, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, ये डीएनए, इसमें से ये वाला पार्ट हमें चाहिए कि ये वाले पार्ट में, ये पूरे डीएनए में वैसा पार्ट नहीं है, पर इसमें एक सपोज एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, इस ऑर्गेनिज्म को किसी एंटीबॉडी से बचाता है, कि एंटीबॉडीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं कर पाती, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट अब हम इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है, और ये वाले किसी और ऑर्गेनिज्म में लगा देंगे ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें। तो हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से काट देंगे और इसको इसके अंदर लाइगेज की हेल्प से इसको जोड़ देंगे। आप मान लो इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दिया। अब इसको हम होस्ट बॉडी में डाल देंगे, ठीक है, अब होस्ट बॉडी में डाल दिया। अब इसी की हम क्या कर देंगे, होस्ट बॉडी को डिवाइड करके होस्ट बॉडी की क्या बना देंगे, प्रोजेनी बना देंगे। इट मीन्स हमने क्या किया कि ये हमारे डीएनए का पार्ट है, ये हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमें इसकी। इसमें ये वाला है जीन जो कि क्या कर रहा है, इसको एंटीबॉडी से प्रोटेक्शन दे रहा है, पर ये दूसरा एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इसको नहीं कर पा रहा है। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये एंटीबॉडी से अपने आप की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है, ये अपने आप को एंटीबॉडी से नहीं बचा पा रहा है। तो हमें इसको ऐसा बनाना है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म भी इसकी तरह अपने आप को एंटीबॉडी से बचा सके। तो हम ये वाला जीन क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे और इसकी आगे क्या करा देंगे, हम इसकी प्रोजेनीज बना देंगे, इसकी डिवीजन करा देंगे ताकि इसके बच्चों में भी ये वाला जीन आ जाए। सो दिस इज़ एक्चुअली द जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप समझ सकते हो, ऑल्टर द डी केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमने ऑल्टर किया है, उसको काट के उसको जोड़ा है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो है हमने उसकी केमिस्ट्री को चेंज किया है, ठीक है, और उसको उसके बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया है और उसके बाद फिनोटाइप, पूरी उसकी फिनोटाइप ही एक हिसाब से होस्ट ऑर्गेनिज्म की चेंज कर दी है। दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है कि हमने एक स्टेराइल एनवायरनमेंट को बना के रखा है, मेंटेनेंस कर रखी है स्टेराइल एनवायरनमेंट की, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, ठीक है, मतलब स्टेराइल एनवायरनमेंट की कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में आप उगाना चाह रहे हो फंजाई को और वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सपोज़ आप बैक्टीरिया को उगाना चाह रहे हो और फंजाई इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, आप उसको बैक्टीरिया को उगाने के लिए उसके अंदर खाना डालोगे, कोई न्यूट्रिटिव मीडिया डालोगे, बट क्या करेगी, फंगस उसको कंज्यूम कर लेगी। फंगस कंज्यूम कर लेगी तो फंगस ग्रो हो जाएगी, वो बैक्टीरिया को थोड़ा ना ग्रो होने देगी। सो दैट्स वाई हमें एक स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एम्बियंस का मतलब है एनवायरनमेंट, ठीक है, इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिज़ायर्ड माइक्रोब, ताकि हमें जो चाहिए, हम अगर बैक्टीरिया उगाना चाहते हैं तो बैक्टीरिया हो गए, फंजाई उगाना चाहते हैं तो फंजाई आगे कोई और ही ना आगे बाजी मार जाए, ठीक है, या फिर यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम एट्सेट्रा, ठीक है। Let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering. You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over the asexual reproduction. The former provides opportunity for variations and formulation for unique combination of genetic atom, some of which may be beneficial to the organisms as well as the population. Asexual reproduction preserves the genetic information while the sexual reproduction permits variations. इस यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमें बताया गया है, हमने ये चीज़ बताई गई कि आप लोगों को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ज़्यादा बढ़िया मानते हैं और इसका कारण भी पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करती है, वेरिएशन शो करती है कि दो पेरेंट प्रोजेनिस की मीटिंग होती है तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जायगोट पैदा होता है। बट उसमें क्या होता है, वेरिएशंस आती है, जैसे कि आपके मम्मी पापा से आपकी फेस काफ़ी थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज़ है, बट सिमिलैरिटीज़ है अब 100% सेम नहीं है, सिमिलर कह सकते हैं, अपने पेरेंट्स से सिमिलर है बट आप सेम नहीं है। तो मतलब कि आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। वो क्या करता है, एक
एक आपको एक ही जो क्या कहते हैं उसको, एक ही जीन को कैरी करता है वो, और सेम बनाता है, वैसे प्रोजेनी सेम बनाता है, यूनिक कॉम्बिनेशंस नहीं देता है, एक ही को कैसे बोलूँ मैं उसको, प्रिजर्व करता है हाँ या प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। अब इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। वीट, आपको पता है वीट में ग्लूटेन होता है, आजकल कहते हैं ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए, क्यों वीट नहीं खानी चाहिए क्योंकि वीट के अंदर ग्लूटेन होता है। तो क्या करे साइंटिस्ट ने, ऐसी एक वीट बना दी जिसके अंदर ग्लूटेन अब नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, ऐसी करके एक वीट बना दी है। अब क्या हुआ, अगर उस ही प्लांट का, वीट प्लांट का अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, अगले में वेरिएशन आ सकती है, हो सकता है वो ग्लूटेन फ्री की जगह फिर से ग्लूटेन वाला बन जाए। पर अगर हमने उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दी तो मतलब हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व होकर ही नेक्स्ट प्रोजानी में गई है। इट मीन्स दैट वेरिएशन नहीं आई है। इट मीन्स दैट कि इस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमें क्या हो, एसेक्सुअल हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज हमें जो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व करना होता है, उसको हमें वेरिएशन नहीं लेकर आनी होती है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन देयर। Traditional hybridization procedures used in plants and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired gene. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स में जैसे हम प्लांट में हम कोशिश करते थे कि जो प्लांट्स या फिर एनिमल ब्रीडिंग में कोशिश करते थे कि जो हमने जो करेक्टर बीच में डाला है वही आगे हो, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि वही करेक्टर आगे जाए, ठीक है। वेरिएशंस देखने को मिल सकती है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाथ में थोड़ी ना है कि हम इसी करेक्टर को प्रिजर्व करना चाहते हो तो एक करेक्टर प्रिजर्व ही हो सकता है वेरिएशंस दिखा दे तो अनडिज़ायरेबल जीन्स डोमिनेट कर जाते थे ओवर द जो हमें चाहिए होता है डिज़ायरेबल जीन्स के, ठीक है। The techniques of genetic engineering, which includes creation of recombinant DNA and use of gene cloning and gene transfer. टेक्निक्स है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसके अंदर क्या क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनना, जीन क्लोनिंग करना और जीन ट्रांसफ़र करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था किसी और का जीन, हमें कुछ जीन चाहिए, हमने बोला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमें चाहिए क्योंकि हमारे बैक्टीरिया में ये चीज़ नहीं है। हमने क्या किया, दूसरे बैक्टीरिया से काट के उसके अंदर इंसर्ट करवाया, उसके अंदर जिसके अंदर इंसर्ट करवा दिया है हमने वो मिला के बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जीन क्लोनिंग कराई हमने, प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करवाया, प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कराया, जीन ट्रांसफ़र हुआ, क्लोनिंग करवाई हमने जीन की, ताकि अगर इन द केस कुछ बीच में वेस्ट भी हो जाए तब भी हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। ओवरकम दिस लिमिटेशन, इसलिए हमने जीन क्लोनिंग कराई कि हमने, हो सकता है कि हमने पहला जो बनाया प्रोजेनी उसमें ना आए तो हमारे पास कम से कम और तो हो ना, कि हम हमारे पास है अभी और मटेरियल है, क्योंकि बार बार थोड़ी ना एक साइंटिस्ट एक ही पे लगा रहे, तो इसलिए वो एक ही की क्लोनिंग करवा लेता है और इसका हम फर्दर और ज़्यादा पढ़ेंगे। Allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into a target organisms. इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए और आइसोलेट करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हमें सिर्फ डिज़ायरेबल जीन मिले ताकि अनडिज़ायरेबल जीन ना मिले टारगेट ऑर्गेनिज्म में। Do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into alien organism? Most likely मुझे ना प्यास लगी हुई है, सो दैट्स वाई थोड़ी सी आवाज़ बीच में लड़खड़ा रही होगी। Most likely this piece of a DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the DNA of the organism. But when it gets integrated into genome of the recipient, it may multiply एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। कहते हम अगर डीएनए का अकेला टुकड़ा काट कर सीधा इंसर्ट करवा दे तो वो अपने आप को नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा। बट अगर हम उसको किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ ज्वाइन करके किसी के अंदर डालें तो वो ऐसा कर सकता है। हम वेक्टर, अब देखो आपको हम बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं
कि एक मलेरिया वाला आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो उसमें क्या था कि मलेरिया कॉज करने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए होता था, दैट इज़ अ मस्कीटो, जो मस्कीटो कॉज करता था ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स को काट लेता था। तो उसके बाद वो क्या करता था, आगे जाके अंदर डिवाइड करना शुरू हो जाता था। उसके लिए हमें वेक्टर चाहिए था कि मलेरिया ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है, फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। तो वैसे ही हमें एक वेक्टर चाहिए ताकि हमारा भी ये जो क्या है डीएनए, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है, जो डिज़ायर्ड हमारा डीएनए जो हमने कट किया है, वो किसी की बॉडी के अंदर जाके ग्रो भी हो सके। सो दैट्स वाई हमें इसको किसी फैक्टर के साथ लिंक करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हियर। This is because the alien piece of DNA has become a part of chromosome which has the ability to replicate. अब क्या हुआ, हमने जब इसको वेक्टर में डाला तो जो डीएनए है वो क्या हो गया, क्रोमोसोम का पार्ट बन गया, ठीक है, क्रोमोसोम का पार्ट बन गया। तो अब ये एलियन पीस ऑफ डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट बन गया और इसके पास अब एबिलिटी आ गई है किसकी, रेप्लिकेट करने की। इन अ क्रोमोसोम देयर इज़ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। एक क्रोमोसोम में क्या है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ बाइंड करना होता है, एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट्स नीड टू बी द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसलिए किसी डीएनए को अगर पार्ट बनाना है हमें किसी की प्रोजेनी का, तो उसको क्या होना होता है कि क्रोमोसोम का पार्ट होगा तभी वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, अगर मैंने आपको यहीं पर डिटेल पढ़ानी शुरू कर दी तो मे बी आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication, so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as a cloning or making multiple identical copies of any template DNA. अब हम फोकस करते हैं किस पे, फर्स्ट इंस्टेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके, बैटरी कम है, 2 सेकंड में चार्जर इंसर्ट कर लो। 2 सेकंड जस्ट। लग जा, लग गया, ठीक है। अब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid. हमने क्या किया कि एक लिंक किया किसको, जीन को, जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को नेटिव प्लाज्मिड के साथ। मतलब इसमें प्लाज्मिड क्या है, एक वेक्टर है, और हमारा डिज़ायर्ड जीन कौन सा है जो हमें चाहिए, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके, लिख देती हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड की डेफिनेशन याद रख लो, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। अब हमने क्या लिया, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का लिया ये हमने, ठीक है, विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। अब इसका कौन किया, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉय ने अकम्प्लिश किया इसको 1972 में बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस became possible with the discovery of the so-called molecular scissors. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोहर है, इसने 1972 में इसको एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है। इसने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ओके 2 मिनट, सर्कल पता नहीं क्यों कभी परफेक्ट नहीं बनता। वाह, ओके, ठीक है।
अब इसमें से हमने क्या किया, एक ऐसा जीन निकाल दिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, ठीक है। सपोज़ ये वाला जीन हमने मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से निकाल दिया। मॉलिक्यूलर सीजर, इसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से उसको मॉलिक्यूलर सीजर मान लो आप। सपोज मेरे को एक ये पूरा एक पेपर है, इसमें ये वाला पार्ट कलर्ड है, ये वाला मुझे चाहिए कि कलर्ड पेपर में से ये बाकी वाइट पेपर है, इसमें से मुझे कलर्ड पार्ट चाहिए, तो मैंने सीजर की हेल्प से इसे काट लिया, ठीक है। वैसे मैंने इसको इसमें से काट लिया। काट के मैंने क्या किया, ये कलर्ड वाले को मुझे चिपकाना था दूसरे कलर्ड वाले चार्ट पे, तो वैसे ही मैंने इसको निकाल के चिपका दिया एक प्लाज्मिड पे, ठीक है। आप समझो ये सर्कल कभी परफेक्ट क्यों नहीं बनता है, इसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने एक पेपर में से निकाला और चिपका दिया, वैसे ही मैंने इस पे चिपका दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्लाज्मिड पे। नेटिव प्लाज्मिड बोलते हैं, नेटिव प्लाज्मिड पे मैंने इसको चिपका दिया, तो प्लाज्मिड वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है ना। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशंस पे काटते हैं हम उसको, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है उसका, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के वर्क में, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स के हेल्प से काटा, जो कैंची के हेल्प से मैंने उसको काटा है उसको मैंने नाम दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर दिया मैंने एक कलर्ड पेपर में से कुछ पार्ट काट दिया, ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, दूसरे कलर्ड पेपर के साथ ज्वाइन कर दिया। और कौन से सीजर से काटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। और कट पीस ऑफ डीएनए लिंक किया विद द प्लाज्मिड डीएनए, और इस प्लाज्मिड डीएनए किसकी हेल्प, किस तरह से एक्ट कर रहा है, वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, और ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। You probably know that the mosquito act as an insect vector to transfer the malaria parasite into human body. In the same way, plasmid भी एक vector की तरह है जो deliver क्या करेगा, alien piece of DNA into host body. The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with the help of enzyme DNA ligase. अब लिंकिंग, अब मैंने इस तरह एक ग्लू का इस्तेमाल किया, ग्लू का यूज़ किया ताकि मैं वो कट करके पीस दूसरे पेपर पे चिपका सकूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि वो दूसरा पेपर कलरफुल बन जाए, और वो बेचारा अब उसमें से पीस काट के मैंने दूसरे पेपर पे चिपकाना है, तो मुझे सीजर से काट लिया मैंने, अब ग्लू भी तो चाहिए, तो ग्लू मैंने यूज़ किया, डैट इज़ द एंजाइम, डैट इज़ द डीएनए लाइगेज एंजाइम, मैंने इसको यूज़ किया, जो कि विच एक्ट्स ऑन ए कट डीएनए मॉलिक्यूल और ज्वाइन करेगा उसके एंड्स, ठीक है। इस पे भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिससे वो ज्वाइन होता है और जिससे वो कट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटिंग इन विट्रो एंड इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब काट के मैंने उसको जोड़ दिया और ये जोड़ के क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। देन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू कोलाई। ई कोलाई में जब वो ट्रांसफ़र हुआ, a bacterium closely related to salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme. अब ये क्या कर सकते हैं, ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा अपनी, ठीक है, और रेप्लिकेट करेगा। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन इक्वल कोल्ड क्लोनिंग, जो उसको एबिलिटी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की एबिलिटी को हमने क्लोनिंग कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की इकोलाई में, ठीक है। मैंने क्या किया, किससे निकाला, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम से निकाली मैंने उसकी डिज़ायर जीन निकाला। कौन सा डिज़ायर जीन था हमारा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, और इसको ई कोलाई में डाल दिया ताकि ई कोलाई हमारा क्या बन जाए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाए। और उसको प्लाज्मिड के साथ लिंक किया था, प्लाज्मिड वेक्टर था, लिया हमने प्लाज्मिड, चाहे सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का ही था। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि हमने ये क्यों लिया, आप जस्ट मान लो कि मैंने पेपर भी सेम कलर का लिया था, एक ही ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मिड लिया और एक ही ऑर्गेनिज्म का डिज़ायर जीन लिया, ठीक है। यू कैन हैंस infer that there are three basic steps in a genetically modifying organism. 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कि डीएनए का एक डिज़ायरेबल जीन पहचाना कि इसमें से कौन सा ऐसा जीन है। अब पूरे प्लाज्मिड में से मुझे क्या पता कि कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रहा है, तो पूरे प्लाज्मिड में से मुझे सबसे पहले पहचानना है कि इसमें से कौन है डिज़ायरेबल जीन।
इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाई डीएनए इनटू होस्ट। अब इसको डीएनए को मैं डिसाइडेबल जीन पहचान दिया, अब वो डीएनए के मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कराना। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए इन इट्स प्रोजेनी। उसके बाद मेंटेनेंस करवाना कि डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट करे होस्ट में और उसको ट्रांसफ़र करे डीएनए को किसमें, प्रोजेनी में। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमने फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक हिसाब से इसको भी हम इंट्रोडक्शन ही बोल सकते हैं कि हमने ऊपर से सब कुछ पढ़ लिया कि हमें करना क्या है। अब ये करना किसकी हेल्प से है, कैसे होगा, पूरा अंदर तक घुसकर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर में मज़ा आया होगा, अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कोई डाउट है। और अगर आपको समझ आ गया अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट करके थोड़ा सा पॉजिटिव रिप्लाई दे देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।